नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पूनम कोल आप सबका स्वागत करती हूं कानून की जानकारी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं 3 सवाल लेकर आई हूं जिन सवालों का मैं यहाँ पर जवाब दूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 सवाल है ये कहीं ना कहीं हर एक के माइंड में होता है, जिनके जो केसेस है, अगर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो ये 3 सवाल तो हर एक के माइंड में होता है। और इवन मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपने ये 3 सवाल अपने वकील साहब से भी पूछे होंगे। तो पहला सवाल ये है कि क्या आपको केस की हर हियरिंग में प्रेजेंट रहना जरूरी है? इज इट मैंडेटरी टू अटेंड ईच एंड एवरी हियरिंग ऑफ द केस? दूसरा, कि अगर आप कोई भी हियरिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, मतलब आपने एक हियरिंग अटेंड नहीं की, 2 हियरिंग अटेंड नहीं की, तो उसके बाद वो क्या हो सकता है आपके केस में, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? What will be the consequences if you are not able to attend the case? और तीसरा ये है कि अब आपको पता है कि आपका केस है, लेकिन in spite of this you are not able to attend the case because you have sufficient reason for that, like आप बीमार हो, या आप आउटसाइड टाउन हो, या आपका और भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अटेंड नहीं कर पाओगे। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके जो केस है वो आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर ना आ जाए? तो फ्रेंड्स, ये 3 जो मैंने 3 केसेस बताए हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा क्लियरली आज आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या हो सकता है। इन तीनों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर क्या ये ज़रूरी है कि आपको हर हियरिंग में प्रेजेंट होना है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, केसेस को डिवाइड करना है। एक तरफ से आप क्रिमिनल केस, दूसरी तरफ से आप सिविल केस रखिए। जैसे फैमिली केस है, रिकवरी केस है, ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल केस का प्रोसीजर अलग है और जो सिविल केस है उनका प्रोसीजर अलग है। तो अब पहले मैं आपको यहाँ पर क्रिमिनल केस के बारे में बात करूंगी। तो क्रिमिनल केस को ये आप समझ लीजिए, क्योंकि क्रिमिनल केस जब आपके खिलाफ है तो इसका मतलब है कि पहले ही आप बेल पर हो। जब आप पहले ही बेल पर हो तो इसका मतलब है कि जब भी आपकी केस की हियरिंग है आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ 2 सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन ये है कि आपके वकील साहब केस अटेंड करते हैं पर आप नहीं केस अटेंड करते हो, और दूसरी सिचुएशन है कि ना ही आपके वकील साहब केस अटेंड करते हैं, ना ही आप अटेंड केस करते हैं। पहली सिचुएशन का क्या है कि वकील साहब केस अटेंड करते हैं लेकिन आप एब्सेंट होते हो, तो उस टाइम उस केस को वकील साहब संभाल लेते हैं, वर्बली ये कहकर कि आज उनको कुछ काम पड़ गया या कोई भी रीजन दिया, वो आज नहीं आ पाएंगे, नेक्स्ट डेट पर वो आएंगे। उस टाइम कोर्ट क्या करती है, वो कंडक्ट देखती है, आपका कंडक्ट देखती है, वो पिछले जो प्रीवियस ऑर्डर है उनको देखती है। प्रीवियस ऑर्डर को क्यों देखती है कि जब भी कोर्ट ऑर्डर पास करती है तो वो लिखती है कि एक्यूज प्रेजेंट, कंप्लेनेंट प्रेजेंट, कौन कौन प्रेजेंट है, उनका सबका लिखती है कि कौन कौन प्रेजेंट है। तो जब ये कोर्ट देखती है कंडक्ट कि भाई ये आता है, ये कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो यहाँ पर वो कोई एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लेती है, कोई ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास नहीं करती है। और दूसरा ये है कि फिर आप दूसरे डेट पर भी नहीं आते हो, तो दूसरे डेट पर आपके जो वकील साहब है वो फिर भी बात को संभाल लेते हैं बाय फाइलिंग एप्लीकेशन, एग्जम्पशन एप्लीकेशन वो कोर्ट में फाइल करते हैं, और उसमें वकील साहब आपके रीजन देते हैं कि आप क्यों नहीं आज प्रेजेंट हो। अब यहां पर भी आपकी जो ये एग्जम्पशन एप्लीकेशन है अलाउ हो गई। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है आप उस टाइम भी नहीं आते हो, तो उस टाइम भी वकील साहब आपकी ये जो है एप्लीकेशन फाइल करते हैं और रीजन देते हैं। उस टाइम जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का, वो कॉस्ट भी लगा सकती है, यानी जुर्माना लगा सकती है, या इसको अलाउ कर सकती है या डिसमिस कर सकती है। चलिए हम मानते हैं कि दूसरे टाइम पर उसने जुर्माना लगा दिया,
फिर आप कंटिन्यूअसली नहीं आ रहे हो, नेक्स्ट टाइम में भी आप एप्लीकेशन दे रहे हो। तो यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तब आपकी वकील साहब की कोई भी सुनवाई कोर्ट नहीं सुनेगा, कोई भी दलीलें आपके वकील साहब की नहीं सुनेगा, क्योंकि उस टाइम कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप अब आ ही नहीं रहे हो। तो उस टाइम वो आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस करती है, और जो ही आपकी एप्लीकेशन डिसमिस होती है उसी के साथ वो आपके बेलेबल वारंट निकालती है, और जो आपके पहले बेल होती है वो कैंसिल होती है और बेलेबल वारंट आपके खिलाफ हो जाते हैं। और यहाँ पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी अगर आपको वकील साहब ये कह रहे हैं कि बेलेबल वारंट हुआ है, तो घबराने की, आपको वकील साहब बोलेंगे कि कोई बात नहीं है, आप आ जाओ, हम इसको कैंसिल करवा देंगे। आपको आना है, बेलेबल वारंट कैंसिल हो जाएंगे, आपको श्योरिटी देनी है और बेल बॉन्ड भरना है, श्योरिटी आपके साथ होनी चाहिए, तो आपका ये जो है कैंसिल हो सकता है, तो आपका जो केस है चलेगा। लेकिन अब जो दूसरी सिचुएशन जो मैंने पहले आपसे कही थी कि ना ही वकील साहब जाते हैं ना ही आप जाते हो, तो यहाँ तो फर्स्ट हियरिंग पर या फर्स्ट हियरिंग कर कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है वो छोड़ देती है, कोई अगेंस्ट ऑर्डर नहीं करती है, लेकिन सेकंड हियरिंग पर भी आप भी नहीं आते हो, आपके वकील साहब भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो आपके अगेंस्ट होकर बेलेबल वारंट के ऑर्डर हो जाते हैं। तो आपको जो पुलिस वाले हैं उनके माध्यम से आपको पता चलता है कि भाई आपके तो वारंट हो चुके हैं, क्योंकि वो तो आपको अरेस्ट करने के लिए आएगा। अरेस्ट इन द सेंस के बेलेबल वारंट का मतलब है कि इस बंदे को ले लो और कोर्ट में प्रेजेंट कर लो, ये मतलब है। और अब यहाँ पर प्रॉब्लम आप क्या, अगर जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप कोर्ट में आइए, अपना कैंसिल कर लीजिए बेलेबल वारंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेल बॉन्ड देना है, श्योरिटी को साथ रखिए तो केस चलेगा। लेकिन आप यहाँ क्या करते हो, आप यहाँ कोर्ट में नहीं आते हो, पता नहीं क्या डर की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से आप यहाँ कोर्ट में नहीं आते हो, तो आप क्या करते हो, आप हाइड हो जाते हो, आप अपने घर के दरवाजे बंद रख के कहीं दूर चले जाते हो, और अगर पुलिस वाला आता है तो कोई कहता है कि वो तो यहाँ रहते ही नहीं है। या आप ये करते हो कि आप पुलिस वाले के साथ ही थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हो, पैसे वैसे देकर सेट करते हो कि भाई हम नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला वो भी क्या करेगा, वो तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक आपको कहता है कि ठीक है मैं आपको अरेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जब पुलिस वाला कोर्ट में जाता है, आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जो आपके वारंट है वो पुलिस वाला नहीं करता है, वो कोर्ट करता है। तो जब यही पुलिस वाला कोर्ट जाता है और कोर्ट में इसको बोलते हैं कि भाई दे दो स्टेटस रिपोर्ट कि क्या हुआ है, वो बंदा कहाँ है, तो यहाँ पर वो जो पुलिस ऑफिशियल है वो ये कहता है कि भाई वो तो वहाँ है ही नहीं, वो तो मुझे मिला ही नहीं। और जब ये अपने स्टेटस में ये लिखता है, स्टेटस रिपोर्ट में, कि भाई वो वहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पर जो जज साहब है वो नॉन बेलेबल वारंट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो किसी ने अरेस्ट ही नहीं किया, मेरी तो सेटिंग अच्छी चल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका नॉन बेलेबल वारंट हो गया। जब नॉन बेलेबल वारंट होता है, पुलिस वाला दोबारा से आता है, आप वही प्रोसीजर दोबारा से करते हो, वही या तो भाग जाते हो या तो आप सेटिंग करते हो पुलिस वाले के साथ, और पुलिस वाला आपको अरेस्ट नहीं करता है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक। और फिर जब दोबारा से वो वहां जाता है कोर्ट में, तो वहां उसको दोबारा से बोलते हैं कि भाई स्टेटस रिपोर्ट दो कि वो बंदा कहाँ है, तो वहां पर वो बोलते हैं कि वो तो मुझे मिला नहीं। और जब वो ये कहते हैं कि वो मुझे मिला नहीं, स्टेटस रिपोर्ट में पूरी रिपोर्ट देते हैं, तो यहाँ पर 82 की प्रोसीडिंग्स हो जाती है। तो भाई मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 82 की प्रोसीडिंग्स में भी मत डरिए, आप आइए, आप 82 के प्रोसीडिंग्स को एक एप्लीकेशन लगाइए कि इसको कैंसिल किया जाए या ड्रॉप किया जाए इस 82 की प्रोसीडिंग्स को, आपके अगेंस्ट जो है उसमें रीजन देना है, बस इतना ही करना है। लेकिन अगर आप उसमें भी कुछ नहीं करते हो, वही पहले वाला ही प्रोसीजर अप्लाई करते हो, पुलिस वाले की सेटिंग करते हो, भाग जाते हो, कुछ भी कर लेते हो, और यहाँ पर पुलिस वाला आता है कोर्ट में, कहता है कि वो तो मैंने तो हर 82 की सारी प्रोसीडिंग्स कर ली, लेकिन वो बंदा तो मिल ही नहीं रहा है, वो तो एब्सकॉन्ड है। जब ये रिपोर्ट आती है
तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, यहाँ पर कोर्ट आपको पीओ डिक्लेयर करती है। पीओ मीन्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करती है, यानी भगोड़ा जिसको कहते हैं। तो भाई अब यहाँ आप पूरी तरह से फंस चुके हो, इसलिए फंस चुके हो क्योंकि अब आपको यहाँ पर अरेस्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है। मतलब ये है कि जहां पर भी आप मिले आप भागो, जितना भी भागो भाग लो, लेकिन जहां पर भी आप मिले आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। तो यहाँ आप जो ये केस है इसको बिगाड़ रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ। मेरा एक सिंपल सा जो मैं ये सिंपल सी बात करना चाहती हूँ कि भाई आपका क्रिमिनल केस है, आप एक दिन नहीं आओगे तो चलेगा, 2 दिन नहीं आओगे तो चलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एग्जाम्शन की एप्लीकेशन लगा दो, पर लगाओ। और आप नहीं आ रहे हो तो कम से कम अपने वकील को खड़ा करो। लेकिन वकील, जो वकील साहब है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। वो बार बार कंटिन्यूस, आपको ऐसा लग रहा है मैंने वकील साहब किया है और वकील साहब के होते होते मेरी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, ये कैसे? अरे वकील साहब की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो बार बार एप्लीकेशन लगाकर आपको बचा नहीं सकता है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि क्रिमिनल केस में आपको आना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है आप नहीं आ सकते हो तो वकील साहब को इन्फॉर्म कीजिए, वो एप्लीकेशन लगाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन लगाने की भी एक लिमिटेशन है। तो ये आप बात समझ चुके हो। और ये भी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप डरिए मत, अवेलेबल वारंट हुआ तो डरिए मत, आप जाइए कोर्ट। कोर्ट कुछ नहीं करेगी, बस एक प्रोसीजर करना है, उस प्रोसीजर को करके आप फ्री हो जाओगे। बेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट, 82 की प्रोसीडिंग्स, फिर आप पीओ तक जाते हो, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप क्रिमिनल प्रोसीजर को समझ ही गए होंगे कि आपको जाना चाहिए। और अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या होगा अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया क्या होगा। आपके खिलाफ बेलेबल वारंट होंगे, नॉन बेलेबल वारंट होंगे, 82 की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, आप पीओ डिक्लेयर हो जाओगे। ये क्रिमिनल केस में ये होगा। और अब तीसरा सवाल था कि अगर आपको पता है आपको आना है, आप नहीं आ पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में मैंने आपसे जैसे कहा कि आप एग्जाम्शन एप्लीकेशन मूव करो, बट इट शुड बी लिमिटेड। ऐसा नहीं कि हर रोज एग्जाम्शन की एप्लीकेशन मूव करो, तो आपको वहां पर एग्जाम्शन की एप्लीकेशन मूव करनी है। तो ये क्रिमिनल केसेस की बात हुई जहां पर मैंने तीनों सवालों का जवाब दे दिया, और मुझे लग रहा है मैंने क्लियर किया, आप समझ गए। अगर आपको फिर भी नहीं बात समझ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। अब हम बात आते हैं सिविल केस की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि सिविल केस जो है उसका जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है क्रिमिनल केस से, क्योंकि क्रिमिनल केस में इम्प्रिजमेंट होती है और यहाँ पर जेल जाना नहीं होता है, यहाँ पर फाइन हो सकता है, यहाँ पर आपको जैसे कि कोई रिकवरी का केस है तो ये एक्स पार्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको जेल में नहीं डालेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर भी हम सिविल केस को भी डिफरेंस करेंगे स्टेज वाइज, कि क्या स्टेज है। जैसे पहले स्टेज है कि आपने वकालतनामा साइन किया, वकील वकालतनामा फाइल करता है कोर्ट में, तो आपके आने की ज़रूरत नहीं है। या कोई एप्लीकेशन होती है, इंटरिम एप्लीकेशन होती है, उस पर बहस करना है तो वकील साहब को बहस करना है, तो आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस ये है कि आपने अपने जो वकील साहब को रिप्रेजेंट किया है वो आपका काम कर रहा है, ठीक है। जो पहले वाले स्टेज है, जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी एप्लीकेशन है उस पर बहस करनी है तो आपकी ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है आपका आना। लेकिन अब मैंडेटरी कहाँ पर है? मैंडेटरी है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है दैट द पार्टी शुड प्रेजेंट इन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए पार्टीज को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में, तो आपको उस दिन आना है, क्योंकि ये तो ऑर्डर है, आदेश है आपका, आपके लिए, तो आपको आना है। लेकिन अगर आप ये उस टाइम कहोगे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो कोई बात नहीं है, आप अपने वकील साहब को बोलना कि रीज़न क्या है कि आप नहीं आ पा रहे हो, तो उसके लिए वो एग्जाम्शन सेम है जिस तरह से मैंने क्रिमिनल में कहा, इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्शन एप्लीकेशन लगेगी और वो फाइल करेंगे तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी।
और दूसरा है जब आपको एफिडेविट फाइल करना है तो उस टाइम भी आपको आना है, क्योंकि क्रॉस होगा, आपके अपोजिट लॉयर आपको क्रॉस करेंगे, सवाल पूछेंगे, या जब आपका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्योंकि वो आपका ही होता है, वो वकील साहब का नहीं होता, वो आपसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो उस टाइम आपका आना जरूरी है। और जैसे कि आप नहीं आ पा रहे हो, आप जैसे मैंने पहले से कहा कि आप बीमार हो या आउट टाउन जा रहे हो या आपकी किसी की शादी है या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं आपके पर्सनल रीजन, तो एग्जाम्पशन एप्लीकेशन दे दीजिए। और यहाँ मैं दोबारा से कहूंगी कि एग्जाम्पशन एप्लीकेशन की भी लिमिट्स होती है, बार बार एग्जाम्पशन एप्लीकेशन मत डालिए, कॉस्ट भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। और अगर आप बार बार एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन भी डालोगे तो क्या हो सकता है कि जिस स्टेज पर मैटर है आपका, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपका स्टेज मैटर है एविडेंस के स्टेज पर, तो आपका जो एविडेंस है वो क्लोज हो जाएगा। कोर्ट कहेगा कि कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पशन ही एग्जाम्पशन देते रहते हो, तो अब हमें आपको सुनना ही नहीं है, आपसे सवाल ही नहीं पूछने हैं, तो यहाँ आप एक्सपार्टी हो जाओगे, एक्सपार्टी एविडेंस हो जाएगा, यानी आपका जो अपोजिट वाला है उसी को सुना जाएगा। फिर आपको परेशानी होगी, एप्लीकेशन लगाओ, फिर केस को दोबारा से सुनवाई पर लाओ। तो इससे अच्छा है कि आप जब आपको कोर्ट में जाना है एक दो बार एग्जाम्पशन लगाओ, लेकिन बार बार ये मत करो, क्योंकि बार बार करोगे तो आपके वकील भी आपको केस को बचा नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई सिविल केसेस की, और यही आपका रिकवरी में भी यही फॉलो अप है, यही आपका जो मेंटेनेंस फैमिली केसेस है उसमें भी यही प्रोसीजर है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि आपका केस है, आपको केस वॉच करना है, इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका केस है, आपका आना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब आप नहीं आ पाओगे, किसी भी कारणवश नहीं आ पाओगे, तो आप एग्जाम्पशन एप्लीकेशन दे सकते हो, लेकिन वो एग्जाम्पशन एप्लीकेशन की भी एक हद होती है, बार बार आप एग्जाम्पशन एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। और जो सिविल केस है उसकी जो स्टार्टिंग स्टेजेस है उसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, वो आपके वकील साहब आपके बिना भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको वकील साहब बोलेंगे कि आपको आना है, तो इसका मतलब है आपको आना ही है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी और आप दोबारा से जो भी आपका केस है उसको पूरे प्रॉपर तरीके से ले लेंगे। और जैसा भी मैंने कहा, और अगर आपको और भी कोई डाउट है इसमें आप पूछ सकते हो, मैं वो डाउट भी क्लियर कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा से आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। कीप वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।